हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जिसमें आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और आज की क्लास में मैं आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और इसके साथ ही चीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाला हूँ। इसके साथ ही हम उन्हें मैप की सहायता से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह क्लास आपके सपनों को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी। तो इसके लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले क्वेश्चन के आंसर की भी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए? बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था, क्योंकि इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। ये क्या होता है बौद्धिक संपदा? तो यह एक संपत्ति की श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं की जाती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग की उपज के द्वारा किसी भी एक नई चीज का आविष्कार करता है या उसका उत्पादन करता है, तो उसे एक प्रकार का पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे संकेतक आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी के लिए प्रत्येक 26 अप्रैल को यह बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड आईपी डे यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं, यदि हम बात करें बौद्धिक संपदा की, तो प्रत्येक 26 अप्रैल को यह मनाया जाता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि हाल ही में बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी किया गया था, जिसमें 40वें स्थान पर भारत को रैंक प्राप्त की थी, और इसी के साथ अमेरिका ने इसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 जारी किया था। यह कब जारी किया गया था? तो 23 मार्च 2021 को यह जारी किया गया था, और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा था अमेरिका। वहीं पर भारत इसमें किसमें स्थान पर आया था? 40वें स्थान पर। तो यह कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे से। इसी के साथ मैं बात करूं कि 1 अप्रैल को हाल ही में आरबीआई द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। वहीं पर 6 अप्रैल को भाजपा द्वारा अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसी के साथ यदि मैं बात करूं कि 12 अप्रैल 2000 यानी 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह कुछ क्वेश्चन अप्रैल से आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पसंद आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यानी कि 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को, जिस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्डों के वितरण का उद्घाटन या वितरण स्टार्ट किया है। इस अवसर पर उन्होंने 4.9 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड देकर उन्हें उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया है। ई कार्ड यानी ई प्रॉपर्टी कार्ड्स के वितरण के साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत भी की गई है। आशा करता हूं कि यह आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि 24 अप्रैल को ई कार्ड्स यानी कि स्वामित्व योजना के तहत यह बांटे गए हैं। क्या है ये स्वामित्व योजना? आइए जानते हैं। तो स्वामित्व योजना, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना को स्टार्ट किया था। कब किया था? तो 24 अप्रैल को इसे स्टार्ट किया था और इसी के तहत लगभग 4.9 लाख लोगों को यह कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में क्या होता है? तो देश के गांवों में लोगों की उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाना, यानी जितने भी गांव के लोग हैं उनकी जमीन, मकान, घर को एक प्रकार से मालिकाना हक दिलाने के लिए इस स्वामित्व योजना को स्टार्ट किया गया था। और हाल ही में 24 अप्रैल 2021 को इसी योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने ई कार्ड्स संपत्ति यानी ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इसी स्वामित्व योजना के तहत क्या होगा? तो इसके द्वारा जितने भी ड्रोन होते हैं, यानी जितने भी ज़मीन के ऊपर ड्रोनों से ज़मीन के ऊपर ड्रोन के द्वारा निगाह रखी जाएगी। और स्वामित्व योजना को 4 वर्ष में, इसे 4 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं स्वामित्व। तो यह है स्वामित्व योजना जिसका लोकार्पण 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की संबंधित कुछ प्रश्नों की। और इसी के साथ देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, सुविधाओं की अभाव में इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बोलकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह वीडियो समझ में आने लगेगी और आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छा प्यार भी देने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपके संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से जुड़े समझौतों को रद्द कर दिया है? तो हाल ही में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने करारा झटका देते हुए उसके इस बेल्ट एंड रोड परियोजना से साफ मना कर दिया है। ये क्या है बेल्ट यानी BRI बेल्ट एंड रोड परियोजना? तो इसका राइट पहले आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यदि हम बात करें बेल्ट एंड रोड की परियोजना की, तो इस परियोजना की परिकल्पना सन 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी और चीन ने इस बात से इनकार करता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक विस्तार करना है। यानी इसके माध्यम से वह चाहता है कि चीन अपने उत्पादों को एशिया में और यहाँ तक कि यूरोप के इटली में और इस प्रकार से सभी प्रमुख देशों में वह अपने उत्पादों को जल और थल के माध्यम से भेजना चाहता है। यानी कि यदि हम इस मैप के इशारे से देखना चाहें तो चीन अपनी सहायता से, यानी कि यहाँ पर इटली में यानी यूरोप में इटली में, इधर पूरे विश्व में जल और थल के सहायता से वह अपने उत्पादों को बढ़ाना चाहता है। यानी विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली इस परियोजना के द्वारा चीन वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी इन सभी गतिविधियों को अपने कब्जे में करना चाहता है। और इसी कब्जे को समझते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इस करार से रद्द करने की बात कही है और ऑस्ट्रेलिया इस बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें चीन की चाल है। इसी से दूर होने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इस करार को रद्द कर दिया है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ये हैं स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और हाल ही में इन्होंने इस BRI यानी बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की बात कर ली है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम जानेंगे तथा उसके तथ्यों को पहचानने की कोशिश करेंगे। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं, सरकारी तौर पर यह ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों के अंतर्गत एक देश है और जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यदि हम इसे देखें तो विश्व में यह दक्षिणी इलाके में स्थित है, जबकि यदि हमें इसके बारे में जानना है तो इसे हम जूम करके देखते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है।
यानी यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसके यानी उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। यह ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो यह एक प्रकार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, जो कि किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसे हम कोरल रीफ भी कह सकते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? तो कोरल सी में। इसी के पास स्थित है तस्मानिया, और यह है इसकी कारपेंट्रिया की खाड़ी, जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की खाड़ी है। यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य देश हिंद और प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसमें एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है, और इसके उत्तर में स्थित है इंडोनेशिया और इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा नगर है, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कैनबरा। यदि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिस। स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में इस समझौते से या इस परियोजना से अलग होने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ पर सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ भी जो कि 2000 किलोमीटर में फैली हुई है, और यहाँ पर ही स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। आशा करता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये फैक्ट काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और यह देश के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी है। यदि हम बात करें कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है, तो सऊदी अरब ने पाठ्यक्रम यानी सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है, जिसे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 यानी 2030 के तहत शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों यानी विभिन्न देशों के इतिहास और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी भारत के साथ साथ अन्य देशों की संस्कृति और इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इसमें जुड़ा एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस ट्वीट में नूफ अल मरवाई के नाम से अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, जिसमें इस महिला ने अपने बेटे की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा से जुड़े सवालों को स्क्रीनशॉट शेयर किया था। और यह आपको सभी लोगों को पता होगा कि इस स्क्रीनशॉट को कितना वायरल किया जा रहा है। इनमें देखा जा सकता है कि छात्र ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदी महाकाव्य रामायण को महाभारत से जुड़े सवाल पूछे हैं, और इस ट्वीट में कैप्शन भी दिया गया है सऊदी अरब विजन 2030, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें स्क्रीनशॉटों में दिया गया है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, रामायण धर्म, और इसी के विजन 2030 यानी 2030 के तहत, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा विजन है, इसी के तहत यहाँ के स्कूली छात्रों के लिए रामायण और महाभारत के पाठ्यक्रम को जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यही किया गया है। तो कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यह हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए चलते हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। यदि हम सऊदी अरब की बात करें तो विश्व के मैप में यह 14वां सबसे बड़ा देश है, और यह अरब प्रायद्वीप में 80% एरिया में फैला हुआ है। और यह कैसा देश है? तो यह मध्य पूर्वी देश में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यह एक इस्लामी राजतंत्र देश भी है। यहाँ की धरती बहुत ही ज़्यादा रेतीली है, और इसीलिए यहाँ का जो सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है वह है रब अल खाली यहाँ का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। यदि हम बात करें कि सऊदी अरब के नॉर्थ में स्थित है इराक और जॉर्डन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इराक और जॉर्डन इसके उत्तर में स्थित हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि इसके दक्षिण में ओमान और यमन स्थित हैं, जिसके नीचे क्या स्थित है? अरब सागर, जो कि किस में आता है? हिंद महासागर में। और यदि हम बात करें कि इसके पश्चिम में स्थित है लाल सागर। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है? लाल सागर। और इसके पूर्व में स्थित है फारस की खाड़ी और कुवैत और यूएई। तो यह इसके क्या है? पूर्वी राज्य, पश्चिमी देश
और दक्षिण देश। तो इनको भी आपको याद रखना है कि इसके पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है। यदि हम बात करें कि यूएई, इसके जो युवराज हैं वह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं और इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की भाषा है जो वह है अरबी भाषा। आशा करता हूँ ये सऊदी अरब से कुछ संबंधित प्रश्न आपके समझ आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ रहा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में भी आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और हमसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा नो वैन एक्ट किस देश से संबंधित है। तो नो वैन एक्ट यह संबंधित है अमेरिका प्रतिनिधि सभा, यानी अमेरिका से यह संबंधित है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधेयक पारित किया है जो धर्म या आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की समस्त क्षमताओं को कम करेगा या उन्हें सीमित करेगा। हुआ क्या था, जब यहाँ के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2013 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो पूर्व, इन्होंने प्रमुख मुस्लिम देशों के मुस्लिम लोगों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि हम बात करें कि यात्रा प्रतिबंध में केवल यमन, सीरिया, ईरान, लीबिया और सोमालिया जैसे देशों पर लागू किया गया था और इन्हीं शक्ति को कम करने के लिए नो वैन एक्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में पारित कर दिया गया है। यानी कांग्रेस जिस प्रकार से भारत में होती है संसद, उसी प्रकार से अमेरिका में होती है कांग्रेस, जिसमें 2 सदन होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, और इसी के प्रतिनिधि सभा द्वारा इसे लागू कर दिया गया है या इसे पास कर दिया गया है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की इन शक्तियों को कम किया जाएगा। अमेरिका में 45 मिलियन से भी अधिक मुस्लिम लोग रहते हैं और यह अमेरिका की कुल आबादी का 1.1% है और प्रतिवर्ष लगभग 25,000 से अधिक नागरिक, इस्लामी नागरिक अमेरिका आते हैं। यह है नो वैन एक्ट जो कि चलाया जा रहा है अमेरिका में। लेट्स मेक हिस्ट्री। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इस पर। हाल ही में चर्चा में रहे चीन ने अपने मार्स रोवर को क्या नाम दिया है। तो हाल ही में 24 अप्रैल 2021 को छठे चीनी अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, यानी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है अंतरिक्ष चीनी दिवस, यानी चीनी अंतरिक्ष दिवस के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष ब्यूरो, जो कि चीन का वहाँ का एक ब्यूरो है, इसी के द्वारा जो तियानवेन फर्स्ट जो कि मंगलयान था चीन का, इसी के रोवर को जो नया नाम दिया गया है वह दिया गया है जुरोंग। यहाँ के नए जो रोवर का नाम दिया गया है वह दिया गया है जुरोंग। यदि हम बात करें जुरोंग रोवर तियानवेन फर्स्ट जो कि चीन का मंगलयान मिशन था, तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष यान में सवार था जो कि 24 फरवरी को 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया था और जीवन के सबूत की तलाश में मई 2021 में भूमि पर आने वाला है। और इसी की मैपिंग, पानी की वर्षा यानी पानी की से होने वाली वर्षा, इन सभी की खोज के लिए चाइना ने जुरोंग नामक रोवर को तियानवेन फर्स्ट मंगलयान मिशन के तहत भेजा था। आइए देखते हैं इसे। तो कुछ इस प्रकार का है चीन का रोवर, जिसका नाम हाल ही में क्या रखा गया है, जुरोंग। जुरोंग यहाँ के रोवर का नाम रखा गया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण शुरू किया है, यानी कोविड-19 आपातकालीन ऋण परियोजना किस राज्य ने स्टार्ट की है। तो हाल ही में इसे हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की दवाइयाँ, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाओं की आपूर्ति यानी उनकी पूर्ति कराने हेतु योजना शुरू की है, जिसे हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि इसके तहत हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्यरत व्यवसायियों को राज्य में उक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु चालू उत्पादन को बढ़ाने और नई इकाइयों
यानी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना तिथि को लागू करते हुए इस योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का इसमें पैकेज प्रदान किया गया है। बात करते हैं इसके तहत 500 करोड़, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कोरोना पीड़ितों के लिए दवाइयाँ, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय सुविधाओं की आपूर्ति कराने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों को यह योजना प्रभावित करेगी, जिसमें प्रदेश के मरीजों के लिए ऑक्सीजन, बेड्स और वेंटिलेटर की जैसी सुविधाओं को इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। और इसमें जो भी कंपनी इनमें अपनी नई इकाइयाँ, नई फैक्ट्रियाँ और उत्पादन को बढ़ावा देगा, उन्हें 1 साल तक किसी भी प्रकार का ऋण ब्याज नहीं देना होगा। वह सारा का सारा ऋण ब्याज कौन भरेगा? तो वह हरियाणा सरकार यानी मनोहर खट्टर की सरकार तय करेगी। इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा से संबंधित कुछ परियोजनाओं की और यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्नों की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वह मनोहर लाल खट्टर, जबकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं दुष्यंत चौटाला, और यहाँ की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय एकमात्र हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का संगठन जो स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और हरियाणा ही सर्वप्रथम कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला एकमात्र राज्य था, और इसी ने हाल ही में पंचायत चुनाव में 50% छूट देने वाला पहला राज्य बन गया है। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2021 तक पोलैंड के किस्ले में आयोजित हुई AIBA यूथ पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 52 देशों ने हिस्सा लिया था, और इसी टूर्नामेंट में भारत के कुल 20 मुक्केबाजों ने भाग लिया था, जिसमें से 7 महिलाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो 7 गोल्ड मेडल हासिल कर यह रिकॉर्ड बनाया है, और इसमें भारतीय जो मुक्केबाज खिलाड़ी हैं ये 8 गोल्ड मेडल जीतकर इस श्रृंखला में या इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। और यह इनमें 7 महिलाएं हैं तथा 1 पुरुष है, जिसमें एकमात्र पुरुष सचिन हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर यह स्वर्ण पदक यानी 8वां स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, और इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रूस तथा तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है, और महिलाओं ने इसमें 7 स्वर्ण पदक जीतकर यह रिकॉर्ड कायम किया है। आइए देखते हैं इन 7। ये हैं 7 महिलाएं, जिनमें आल्फिया पठान 81 वर्ग किलोग्राम में, वहीं पर गीतिका 48 किलोग्राम में जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, और यह रिकॉर्ड काफ़ी अहम रिकॉर्ड है, क्योंकि पूरी की पूरी महिलाओं ने यानी 7 महिलाओं ने इसमें यह रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो 25 अप्रैल 2021 को 93वें एकेडमिक पुरस्कार, जिन्हें हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि एंथोनी हॉपकिंस, इनके लिए द फादर मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आइए यदि हम ऑस्कर अवार्डों की बात करें तो यह 2021 के 93वें ऑस्कर अवार्ड हैं, जो कि अमेरिका USA के
लॉस एंजलिस नामक स्थान पर प्रदान किए जाएंगे। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 25 अप्रैल को अमेरिका के लॉस एंजलिस से इसकी घोषणा की गई थी। और इस बार के बेस्ट एक्टर का जो खिताब दिया गया है वह एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। यदि हम एंथोनी हॉपकिंस की बात करें तो द फादर मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का यह खिताब दिया गया है। और एक और ख़ास तथ्य जो कि इस बार इस क्वेश्चन से बन सकता है, तो एंथोनी हॉपकिंस ऑस्कर जीतने वाले सबसे उम्रदराज एक्टर हैं जिन्होंने 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। और ये 83 ईयर के ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे अधिक उम्रदराज एक्टर को यह अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो मिला है नॉमडेक लैंड को। किसे? नॉमडेक लैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। वहीं पर यदि हम बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, यानी बेस्ट हीरोइनी का अवार्ड किसे दिया गया, तो वह है फ्रांसिस मैकडोमैंड को इनकी बेस्ट फिल्म यानी नॉमलैंड के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। वहीं पर यदि हम बात करें कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो बेस्ट फिल्म हो जाएगी नॉमडेक लैंड। तो इस क्वेश्चनों को आपको ध्यान से रखना है कि बेस्ट मूवी हमारी कौन सी है? नॉमडेक लैंड। बेस्ट एक्टर है हमारे हॉपकिंस और बेस्ट एक्ट्रेस है हमारी वह हैं फ्रांसिस मैकडोमैंड। यह आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। यदि हम बात करें कि इसी प्रकार से 92वें नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड 2020 में दिए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वह दिया गया था पैरासाइट मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था रेनी जुबलेकर को। वहीं पर यदि हम बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया था वह जोकिन फिनिक्स को दिया गया था। और इनकी प्रसिद्ध जो मूवी थी वह थी इनकी जोकर मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो यह 2020 और 2021 के यह अवार्ड आपको याद रखने हैं। आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, पसंद आ रहे हों, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें याद नहीं बल्कि इसे अपने जहन में उतारना होगा। यह क्वेश्चन बढ़ रहे तेज़ी से कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत की सांस देने वाला है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऑप्शन यानी स्विंग ऑप्शन प्रेशर संयंत्र स्थापित करने की बात कही है। और किसके तहत? तो यह बात करी गई है पीएम केयर के फंड। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से। तो देखते हैं कि 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से कितने प्रेशर स्विंग ऑप्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला लिया है। तो देश में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड्स में 551 प्रेशर स्विंग ऑप्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला लिया है। यदि हम बात करें कि देश में पीएम केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का प्लांट 25 अप्रैल 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह प्लांट स्थापित किए जाएंगे। यदि हम बात करें कि पीएम केयर्स फंड की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी वह 27 मार्च 2020 को की गई थी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की थी और इस कोष को गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। स्वयं इसके जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष चुने गए थे और यह पीएम केयर्स फंड किसी भी प्रकार की इमरजेंसी यानी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो उसके लिए यह पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। तो हाल ही में इसके द्वारा ही यह संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिले के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में। आइए जानते हैं कि ये ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है इससे होने वाले प्रमुख, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यह ऐसा चित्र है जो कि हमें एक संदेश देता है और ऐसा कभी ना हो इसीलिए हमें
एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसका लालन पोषण अच्छी तरीके से करना चाहिए। आने वाले समय में यह दृश्य दूर नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। आए दिन करंट अफेयर में यह क्वेश्चन बनते रहे हैं और यह अब इस प्रकार बनते रहे हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो जब पानी बिकना शुरू हुआ था तब हमने मजाक समझा था, आज हवा भी बिकना शुरू हो गई है। यह चित्र एक हमें संदेश देता है और यह अगला चित्र देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह दिन भी देखना दूर नहीं कि जिस दिन इस प्रकार की विकृति हमारे सामने उपस्थित होगी। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए आपको अपने पड़ोस में खाली स्थान पर पेड़ को लगाना है, उसका लालन पोषण करना है, उसे बड़ा करना है, क्योंकि एक वृक्ष हमें छाया देता है, फल देता है, इसके साथ ही वह हमें भरपूर ऑक्सीजन भी देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक पौधा अवश्य लगाएं। बात करते हैं आज के सारे क्वेश्चनों की, बात हो चुकी है। बात करते हैं हम आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का टुडे क्वेश्चन ऑफ द इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आपकी पिछली कक्षाओं के जितने भी आपने आंसर दिए हैं वे अब तक राइट हैं। आशा करता हूँ आप इसका भी कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो पिछली कक्षाओं को मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है, तो जाकर आप उससे भी देख लें। बात करते हैं कि अप्रैल 2021 में किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस ऑफ केमिकल वेपन UPCW का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करते हैं हम कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा पूछा गया हमसे कि 19 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत के साथ समुद्री प्लास्टिक कचरे से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने ही हाल ही में भारत के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक कचरे को लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आज की सीरीज़ के क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। और मास्क लगा कर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।